हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमारी एमसीक्यू सीरीज़ जारी है और इस सीरीज़ में हम लोग कुछ लेक्चर्स आपके लिए ला चुके हैं। ठीक है, एंड अब हम लोग जो लेक्चर लेके आने वाले इसमें बेसिकली एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी ब्रेन बूस्टर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और तो आइए ज़रा करते हैं इन क्वेश्चंस को स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, बेसिकली that question is in the figure two positive charges q2 q3 fixed along the y-axis exerted a net force in the x direction on the charge q1 fixed along x-axis. If the positive charge q is added at x, 0 the force on q1 will be। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर दो चार्जेस हैं Q2 एंड Q3 जो कि बाई एक्सिस पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये दोनों चार्जेस Q1 चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं किस डायरेक्शन में, ये लगा रहे हैं X डायरेक्शन में फोर्स, पॉजिटिव X डायरेक्शन में, इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। अब एक चार्ज और ऐड कर दिया गया, ये वाला कैपिटल Q, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इन्होंने बता रखा है। तो ये बोल रहे हैं कि इसके फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताओ। अब भाई अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तब तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है Q1 तो इसका फोर्स जो कैपिटल Q है ये हमारा सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, और अगर ये सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्ट होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में ही लगेगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। तो बट हम यहाँ पर पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको नेगेटिव भी दिया जा सकता है, पॉजिटिव भी दिया जा सकता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन आपको टिक करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी भी करेक्ट हो सकता है और ए भी करेक्ट हो सकता है। ए करेक्ट जब होगा जब हमारा चार्ज Q1 कैसा है, नेगेटिव। बी करेक्ट जब होगा जब हमारा चार्ज Q1 कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ अभी बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, बाकी डिपेंड करेगा एग्जाम में जिस तरह का भी क्वेश्चन आए वो आप देख लेना। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखो। इसमें बोला गया कि हमारे पास पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवन बाय। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास प्लस Q, ये एक कंडक्टर, ये जो आइसोलेटेड कंडक्टर है इसके पास लेकर आया है। ठीक है, इसके पास में रखा हुआ है। तो ये जो फील्ड लाइन्स हैं इनमें से 4 डायग्राम्स में से कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो आपको बताना है। फील्ड लाइन्स का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा दे रहा है। तो भाई पॉजिटिव चार्ज अगर ये कैपिटल, ये प्लस Q पॉजिटिव है, ये जो स्मॉल q ये पॉजिटिव है, इट मीन्स फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलेंगी, और निकलेंगी तो ये सरफेस की तरफ जाएंगी। क्यों जाएंगी, क्योंकि आपको पता है ये यहाँ पर जो चार्ज बनेगा हमारा, अगर हम इसको यहाँ पर बनाते हैं तो इधर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्शन, और इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फाइन, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हमारी फील्ड लाइन्स जाएंगी, तो ये तो इधर वाला ये करेक्ट है। अब यहाँ पर देखना है पॉजिटिव यहाँ बना, इट मीन्स पॉजिटिव से बाहर आएंगी, तो ये वाला भी डायग्राम हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी को देखते हैं तो पॉजिटिव से ये फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही हैं, दैट इज़ फाइन। यहाँ भी ये बाहर आ रही हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट यहाँ पर इसने क्या कर दिया, फील्ड लाइंस को एंटर करा दिया, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो ये दोनों डायग्राम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बी ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन ज़रा एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ फील्ड लाइंस हमारी जा रही हैं अंदर की तरफ ऐसे, बट यहाँ हो क्या रहा है कि ये जो फील्ड लाइंस है हमारी ये रेडियली इसके ऊपर इंसिडेंट नहीं कर रही, मतलब ये नॉर्मल नहीं है। जब सरफेस से बाहर आ रही है या फिर सरफेस पे एंटर कर रही है तो नॉर्मली एंटर नहीं कर रही है, दैट इज़ वाई ये डायग्राम पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज ये भी सही हो सकता था। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि यहाँ ये फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं जबकि इनको बाहर जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, मतलब फिगर ए विल बी द करेक्ट आंसर। फाइन, आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इन द फिगर 4th इज लार्जेस्ट, इन द फिगर 3rd इज लीस्ट, इन द फिगर 2nd इज सेम एज इन द फिगर स्मॉलर देन बी एंड इज द सेम फॉर ऑल द फिगर्स। अब इसमें यहाँ 4 फिगर दिए हैं, इसने बोला कि कौन से सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा पास होगा। तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है। अगर हमारे पास क्लोज सरफेस है तो सीधा सीधा हमें पता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। मैटर क्या है यहाँ पर, ये मैटर नहीं करेगा कि उसकी शेप या साइज क्या है, ठीक है, नो मैटर ऑफ शेप एंड साइज, फाइन। शेप एंड साइज मैटर नहीं करेगा। इट मीन्स Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट से ही हम देखेंगे तो फटाफट से हमें Q इनक्लोज चेक कर लेना है, क्या सभी का सेम है? यस, सभी का सेम है। तो अगर 4 सभी का सेम है इसका मतलब सभी में सेम होगा, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, इज द सेम फॉर ऑल द फिगर्स, राइट। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 5 चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Q4 एंड Q5 आर फिक्स्ड एट देयर पोजिशंस एज शोन इन फिगर। S is Gaussian surface, okay. The Gauss law is given by this. Fine. Which of the following statement is correct? Okay. तो पहले डायग्राम को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो डायग्राम की अगर हम एनालिसिस करेंगे तो देखो बेटा ध्यान से, Q1 आउटसाइड है, Q5 आउटसाइड है, Q3 आउटसाइड है इस गॉसियन सरफेस से। जो गॉसियन सरफेस हमारा S आप देख रहे हो, इससे ये 3 चार्जेस बाहर हैं और 2 चार्जेस हमारे अंदर हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको गिवन है, कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये गिवन है E.ds इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल दैट इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें इन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑप्शन देखो जरा इनका क्या है, E ऑन द LHS ऑफ द above equation will have contribution Q1, Q5, Q3 while Q on the RHS will have the contribution फ्रॉम Q1 एंड Q4। मतलब E जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो E, ये जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सिर्फ कहाँ से आएगा? Q1 से आएगा, Q5 से आएगा और Q3 से आएगा। और ये जो Q है ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा जो अंदर है Q2 और ये Q2 होगा यहाँ पर, दिस वन इज Q2, ओके। Q2 एंड Q4 से होगा, ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं समझा दूँ, फिर उसके बाद आप आंसर ऑटोमेटिकली लगा लोगे। जो ये वाला चार्ज होता है ये आप जानते हो, इसको मैंने नाम भी दिया था। ये कौन सा चार्ज होता है? ये चार्ज होता है हमारा इनक्लोज्ड चार्ज, इनक्लोज्ड चार्ज। तो ये इनक्लोज्ड चार्ज है, मतलब ये कहाँ से आएगा? Q2 और Q4 से ही आएगा। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो E आता है ये हमारा आउटसाइड वालों से नहीं आता, ना इनसाइड वालों से आता, इनक्लोज वालों से भी नहीं आता, जो आउटसाइड है उनसे भी नहीं आता, जो इनक्लोज चार्जेस हैं गॉसियन सरफेस में उनसे भी नहीं आता, ये आता है दोनों से, ठीक है। ये टोटल फील्ड होता है। E इज व्हाट? E इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों को नहीं पता होता है ये E फील्ड जो है ये किस वजह से, किसकी वजह से ये फील्ड है, ठीक है। तो ये जो E आप देख रहे हो यहाँ पर, ये E होगा टोटल चार्जेस, वो वहाँ पर जितने भी प्रेजेंट हैं उन सारे चार्जेस की वजह से कितना फील्ड क्रिएट हुआ है। इट मीन्स आप देखो यहाँ पर अभी आंसर पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 चार्ज दिए हैं। E ऑन द LHS ऑफ द above equation will have contribution from all the charges, right? So that one will be correct. And Q on the RHS will have the contribution from Q2 and Q4. Yes, so this one will be correct. So option B will be correct. ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5. Figure shows electric field lines in which an electric dipole P is placed as shown. Which of the following statement is correct? अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक डायपोल रख दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। अब आप ध्यान से देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी ब्रॉडर होती चली जा रही हैं, मतलब इनके बीच का जो गैप है ना ये बढ़ता चला जा रहा है इधर के कंपैरिजन। लेफ़्ट से जब आप राइट जा रहे हो तो ये गैप क्या है, ये बढ़ रहा है।
और जब ये लेफ्ट से राइट जाने पर गैप बढ़ रहा है, इसका मतलब दिस साइड हमारा फील्ड कैसा होगा, इस साइड हमारा फील्ड होगा वीक, ये हमारा वीक फील्ड होगा, ठीक। और इधर हमारा फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग, इधर कैसा फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, इट मीन्स भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड जहाँ होगा वहाँ पर चार्ज के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ये जो डायपोल है हमारा, ये जो डायपोल है -q एंड +q के चार्जेस हैं, तो -q पर ज़्यादा फोर्स होगा, +q पर कम फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन में है। अब -q किसकी डायरेक्शन क्या है, -q के ऊपर जो फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है। तो ये हमारा इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, किधर, लेफ्ट साइड। तो इसका अगर मैं डायरेक्शन बनाऊंगा तो ये लेफ्ट साइड आएगा, दिस डायरेक्शन। इट मीन्स जो फोर्स लगेगा हमारा वो लेफ्ट साइड लगेगा, इस पूरे डायपोल, इस पे भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, बट इसके ऊपर कम फोर्स होगा, उसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी। तो नेट फोर्स जो आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स हमारा आएगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन सही होगा, द डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, गलत। The dipole will experience a force towards the right, no. Dipole will experience a force towards the left, yes. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अपवर्ड में नहीं होगा क्योंकि जो फील्ड है हमारा वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6। अ पॉइंट चार्ज +q is placed at the distance d from an isolated conducting plane. The field at the point P on the other side of the plane is. जरा बनाते हैं प्लेन, यहाँ पर देखो कैसे बनेगा। यहाँ इसने बोला है कि ये हमारे पास एक प्लेन है, ये कोई सा कंडक्टिंग प्लेन हो सकता है, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है +q यहाँ पर लेफ्ट साइड। तो इसकी राइट साइड यहाँ बताओ कोई पॉइंट है P, ये फील्ड कितना होगा, उस फील्ड के लिए 4 ऑप्शंस दिए होंगे, वो आपको बताने हैं। तो भाई यहाँ प्लस चार्ज जो आप जानते हो, इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडक्शन। तो यहाँ पर जो फील्ड होगा एक तो आपका इस चार्ज की वजह से होगा इस डायरेक्शन में, और एक इस प्लेट की वजह से भी होगा। तो देखो ज़रा, प्लेट की वजह से कहाँ होगा, ये जो प्लेन है हमारा इसकी वजह से भी होगा यहाँ फील्ड, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव की वजह से तो इधर हो जाएगा, पॉजिटिव की वजह से इधर होगा। तो अल्टीमेटली नेट फील्ड जो आएगा हमारा वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो हमारा राइट की तरफ ही आ रहा है। आप देखो ध्यान से, राइट की तरफ। क्यों? क्योंकि जो नेट फील्ड ये वाला इस डायरेक्शन में फील्ड ज़्यादा है हमारा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फील्ड हमारा ज़्यादा है। तो कितना आएगा यहाँ पर देखो, और वैसे भी यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है हमारे, ये ऑलमोस्ट ये फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेट है हमारी, ये कंडक्टिंग सीट है, अगर इसमें चार्ज सेम इंड्यूस हो रहा है तो डिस्टेंस मैटर नहीं करती। आपने पढ़ा है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, सेम ही फील्ड रहेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव, इसके नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फील्ड हमारा सिर्फ इसकी वजह से ही बचेगा। तो यहाँ क्या होगा, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, ओके। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट टुवर्ड्स द प्लेन, डायरेक्टेड रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। तो प्लेन से अवे होगा, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। परपेंडिकुलर भी होगा, साथ में अवे फ्रॉम द प्लेन भी है, इधर की तरफ है, और परपेंडिकुलर भी है प्लेन की, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हेमीस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। एक हेमीस्फीयर है, इस तरह से एक हेमीस्फीयर आपको दे दिया गया लाइक दिस। अब इसमें बोला गया कि ये तो हो गया हमारा डायमीटर, ये इसका हो गया डायमीटर, एक ये भी हो जाएगा डायमीटर, ये भी डायमीटर का ही पार्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई ये डायमीटर हो गया और दिस वन इज़ डायमीटर ऑल्सो, जैसे रेडियस है ये, बट ये डायमीटर का ही पार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ बोला कि अगर हम यहाँ पर ये बोला कि हेमीस्फीयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से अवे हम कोई एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट लेते हैं। तो ये बताना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन और फील्ड वैल्यू वगैरह क्या होगी, उसके रिगार्डिंग ऑप्शंस हमें चेक करने हैं। तो भाई आपको पता है कि ये जो हेमीस्फीयर है इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो यहाँ फील्ड क्या होगा,
फील्ड हर डायरेक्शन में होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, एंड दिस डायरेक्शन ऑल्सो। बट होगा क्या एक्चुअली, जब आप इसको देखोगे तो इसके सारे के सारे ये जितने भी फील्ड आप देख रहे हो, इन सारे फील्ड्स के कुछ कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। तो हाफ पार्ट, ये अगर हम बात करें इधर वाला पार्ट, तो इसके हाफ पार्ट का हॉरिजॉन्टल इधर वाले हाफ पार्ट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, तो हॉरिजॉन्टल तो इसके ख़त्म हो जाएंगे दोनों। वर्टिकल कंपोनेंट सारे देखो सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ही फील्ड बचेगा, बात खत्म। ऑप्शन चेक कर लो, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर एंड पैरेलल टू द डायमीटर एट एन एंगल ऑफ टुवर्ड्स द डायमीटर एट एन एंगल टिल्टेड अवे फ्रॉम द डायमीटर। तो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये डायमीटर है, इसके परपेंडिकुलर मेरा फील्ड आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या है हमारा क्वेश्चन, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी हैविंग इक्वल रेडियाई कैरिंग इक्वल चार्जेस इन देम repel each other with the force F when kept apart from some distance. A third spherical conductor A of having same radius as B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C and finally removed from both. The new repulsion will be there. अब देखो यहाँ दो चार्जेस, दो कंडक्टर्स थे, ठीक है, B और C। इनके बीच में इनकी दोनों की इक्वल रेडियाई है, तो रेडियस दोनों की इक्वल है। दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस पर जब रखे गए थे तो फोर्स लग रहा था कितना, F, ये फोर्स लग रहा था। अब एक थर्ड चार्ज लेकर आए, थर्ड कंडक्टर लेकर आए हम A, ठीक है, और ये जो कंडक्टर है हमारा, इसको पहले हमने कहाँ टच कराया, B से टच कराया, देन हटा दिया, फिर C से टच कराया और फाइनली रिमूव कर दिया। तो आप बताओ इन A और B के बीच में फोर्स जो पहले F लग रहा था ये कितना हो जाएगा। तो भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमें पता है यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये फोर्स भी चेंज होगा हमारा, ठीक है। तो कितना फोर्स हो जाएगा वो हमें चेक कर लेना, फटाफट से देख लेते हैं। तो चार्ज कितने कितने हो जाएंगे ये देखते हैं पहले। तो पहले अगर इसके ऊपर चार्ज हमारा क्या था, मान लो कैरिंग इक्वल चार्जेस, तो यहाँ Q था, यहाँ Q था, इसके ऊपर चार्ज 0 है। तो जब इसको जब A और B टच कराओगे तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, Q + 0/2, मतलब Q/2 दोनों पे आ जाएगा, दोनों स्पेयर्स पर कितना कितना आ जाएगा, Q/2। अब इसको यहाँ टच कराया, तो जब A को C से टच कराया इस बार, तब क्या होगा, चार्ज A पर कितना है, Q/2, C पर कितना है, Q / 2। तो फाइनली हमारा हो जाएगा 2Q 3Q/4, 3Q/4। ये चार्ज आ गया दोनों पर, A और C पर। तो A का चार्ज अब कितना हो गया मेरा, 3Q/4, B का चार्ज कितना था, Q/2, और C का चार्ज कितना है, इट इज़ ऑल्सो 3Q/4। तो हमें अब B और C चेक करना है। तो देखो आप पहले Q चार्जेस थे, तो फोर्स हमारा कितना था, दिस। अब न्यू फोर्स कितना हो जाएगा, अगर F डैश देखेंगे तो ये हो जाएगा K न्यू चार्ज Q/2 3Q/4 / R² जो भी है। तो फाइनली 3 और 4 2 8 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 3/8 और बाकी वैल्यू सेम रहेगी, तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो 3/8F, दिस वन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 क्या है, देखो Q1 दिया है आपको -4 कूलाम, Q2 दिया है आपको 8 माइक्रोकूलाम ऑन द बाई एक्सिस। ये हमारे Q1 Q2 लाई कर रहे हैं बाई एक्सिस पर। दे आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P, यहाँ से ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ये 2 मीटर है ये भी, और ये भी 2 मीटर है। विच लाई ऑन द एक्स एक्सिस, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ Q0 चार्ज 8 माइक्रोकूलाम एंड मास 12 ग्राम is placed at P. When it is released, what is the acceleration? Neglect the effect of gravity. अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, देखो एक्सेलरेशन पूछा है किसका, P पॉइंट का। P पॉइंट पर जो चार्ज रखा है कितना, 8 माइक्रोकूलाम, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। 8 माइक्रोकूलाम का एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं जरा कैसे करोगे भाई। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि
इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स कितना कितना लगेगा। देख तो एक Q1 लगाएगा, एक Q2 लगाएगा। Q1 कितना लगाएगा, तो फोर्स बाय Q1 कितना होगा, K Q1 इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कितना है हमारा, Q1 आपको दिया हुआ है 4 माइक्रोकुलाम, कुलाम में चेंज कर लो। दूसरा दिया है 8 माइक्रोकुलाम, इसको भी चेंज कर लो -6 से, अपॉन 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। 4 से ये 4 कट गया, ये फाइनली हमारे पास, अच्छा K और बचा था यहाँ, K की वैल्यू अभी पुट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास जो F1 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 8 इंटू 10 का पावर -12। तो ये आ गया आपका 72 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये इसकी तरफ ही होगा। इसकी डायरेक्शन भी बना देंगे। अभी चलो पहले F2 और निकाल लो, फिर बनाएंगे डायरेक्शन। F2 क्या होगा, सिमिलर फॉर्मूला K Q2 Q0 अपॉन R स्क्वायर। K हो गया 9 इंटू 10 का पावर 9, Q2 कितना हो गया आपका 8 माइक्रोकुलाम, और Q0 कितना हो गया, ये भी 8 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को गुलाम में चेंज कर लिया तो -12 ले लिया मैंने दोनों एक साथ, और ये 4 से ये 2 टाइम्स, 9 से ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे 18 हो जाएगा। 18 का अभी 8 और है ये यहाँ पर, तो 72 एंड ये आपका बचेगा 4 से 2 टाइम, 9 8 जो 72, 72 इंटू 4 तो 144 इंटू 10⁻⁻, क्योंकि 72 इंटू 2 है तो ये 144 आ जाएगा, 10 का पावर -12 न्यूटन। ये दो फोर्सेस आ गए F1 और F2। अब देखना है ज़रा इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन देखो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो F1 तो इधर की तरफ लग रहा होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, और F2 किधर लग रहा होगा, F2 हमारा लग रहा होगा, ये वाला चार्ज कैसा है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो F2 लग रहा होगा हमारा इधर की तरफ ऐसे, ठीक है, इधर की तरफ। तो एक फोर्स लग रहा है ये, एक फोर्स लग रहा है ये। अब क्या होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दो कंपोनेंट्स ब्रेक करने पड़ेंगे, एक आएगा इसका इधर की तरफ, इसका आएगा इधर की तरफ। सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट इधर, एक बाई एक्सिस पे ही आएगा। तो बाई एक्सिस वाले सेम डायरेक्शन में होंगे, एक्स एक्सिस वाले हमारे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो बाई कंपोनेंट क्या निकलेगा आपका, बाई कंपोनेंट क्या आएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये बाई कंपोनेंट हमारे क्या हो जाएंगे दोनों, ये बाई कंपोनेंट हमारे एक का हो जाएगा F1 साइन थीटा, दूसरे का हो जाएगा F2 साइन थीटा। तो F बाई जो आएगा हमारा ये कितना हो जाएगा, देखते हैं ज़रा, बाई कंपोनेंट निकाल लो, एक्स कंपोनेंट निकाल लो, ठीक है। तो F बाई कितना हो जाएगा भाई, F बाई हो जाएगा हमारा F1 साइन 30 प्लस F2 साइन 30, ये हो गया। अब यहाँ पर F1 F2 आप निकाल ही चुके हो। सिमिलरली Fx कंपोनेंट कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ क्या है भाई, एक इधर है, ये है हमारा F1 वाला और ये है मेरा F2 वाला। तो वह बड़ा कौन सा है, F2 बड़ा है, तो इस F2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये हो जाएगा F2 cos 30, x कंपोनेंट F2 का हो गया F2 cos 30, और x कंपोनेंट F1 का कितना हो जाएगा F1 cos 30। ये मैंने माइनस कर दिए, क्यों माइनस कर दिए, क्योंकि हमें पता है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब मैं ये इरेज करूँगा यहाँ से, ये हो गया cos 30, cos 30 मीन्स यहाँ पर दिस वन, तो ये आ जाएगा आपका cos 30 डिग्री। अब ये वैल्यू मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, ये रफ कर देता हूँ मैं इधर सारा, राइट। तो यहाँ से आपको Fx मिल जाएगा और F बाई मिल जाएगा। फिर हम नेट फोर्स निकाल लेंगे, और नेट फोर्स जब मिल जाएगा तो एक्सीलरेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो ज़रा क्या आएगा नेट फोर्स आपका यहाँ से भाई। नेट फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है,
F2 की वैल्यू क्या है 144 cos 30, तो 144 cos 30 हो जाता है √3/2 इंटू 10 का पावर -12 रहेगा ही रहेगा। माइनस F1 है हमारा 72 इंटू 10 का पावर -12 इंटू cos 30 अगेन √3/2, तो ये 2 से कट जाएगा आपका कितने बार 72 है, तो ये आपका 36 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कैंसिल 72 टाइम्स। तो ये बचेगा 72 √3 और √3 ये कॉमन आ जाएगा, 72 - 36 करोगे तो ये बचेगा 36 √3 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। ये आ गया x डायरेक्शन का फोर्स। सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे तो बाई डायरेक्शन मिलेगा। F1 sin 30, F1 कितना है मेरा 72 इंटू sin 30 कितना हो जाएगा, तो F1 F2 दोनों sin 30 कॉमन ले लो पहले तो, और F1 F2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 144 F2 और 72 F1। तो 72 मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं अगर ऐड कर दूंगा इनको क्योंकि कॉमन ले लूँगा sin 30, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है 72 प्लस 144 और यहाँ पर 10⁻⁻12 और sin 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2। तो ये बन जाएगा आपका 4 2 6 7 and 4 3 and 1 नहीं 236 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 1/2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको जब डिवाइड करोगे तो 1 एंड 100 टाइम्स जाएगा, ये 18 टाइम्स 118 इंटू 10⁻⁻12। सो फाइनली इसको अगर मैं यहाँ से इरेज करूँ, ये वैल्यू ज़रूरत नहीं है, अब इसको रिमूव कर रहे हैं। तो देखो फाइनली क्या मिल रहा है मुझे, फाइनली यहाँ से मुझे मिल रहा है 118 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। ये आ गया F बाई डायरेक्शन में। अब Fx ये रहा, F बाई ये रहा, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा देखो ज़रा, F इज इक्वल्स टू Fx किस डायरेक्शन में आएगा, कौन सा ग्रेटर था, F2 ग्रेटर था, तो Fx आई कैप प्लस F बाई ये ऊपर की तरफ ही है तो बाई F बाई जे कैप, ये आ गया नेट फोर्स। तो Fx कितना है हमारा 36 √3 दिस एंड F बाई कितना है दिस, तो 36 √3 आई कैप 36 √3 आई कैप इंटू 10⁻⁻12 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो -12 भी साथ में बना रहेगा अगर आप चाहो तो, एंड इंटू 10⁻⁻12। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा रिमूव करते हैं, -12 कॉमन ले लेंगे, राइट, -12 कॉमन ले लेंगे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 30 √3 आई कैप और प्लस का 118 दिस जे कैप, ये आ गया Fx। F बाई कितना आ जाएगा, F बाई आपने ये लिख दिया, ठीक है। तो इतना फोर्स आ गया इंटू यहाँ पर 10⁻⁻12 और है, तो 10⁻⁻12 हो गया, ये इतना फोर्स आ गया। अब फोर्स निकल गया तो एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, A इज इक्वल्स टू m, F इज इक्वल्स टू होता है ना, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, F इज इक्वल्स टू m इंटू A, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा F अपॉन A। तो F से A से ये F अपॉन M नॉट A, F अपॉन M। तो ये आपका A इज इक्वल्स टू F अपॉन M कर दो, M से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ से क्या होगा भाई, M से डिवाइड करो 36 डिवाइड हो जाएगा 12 से, तो कितना जाएगा 3 बचेगा यहाँ, 3 √3 आई,
और 118 डिवाइड करोगे 12 से तो कितनी टाइम चला जाएगा, ये 9 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो ये 9 टाइम्स चला जाएगा आपका। एंड फाइनली आप क्या देखोगे, ये आप देखोगे आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा। अब ये यहाँ पर इन्होंने 10⁻² नहीं लिया है, 10⁻12 भी लेना चाहिए था, राइट। सो आंसर में 10⁻12 भी आएगा यहाँ साथ में मल्टीप्लाई में, बिकॉज ये माइक्रो कूलाम में था फोर्स हमारा, ये हमारा फोर्स माइक्रो कूलाम में था, ये चार्जेस हमारे माइक्रो कूलाम में थे। सो दैट्स वाई यहाँ पर, अच्छा ये ग्राम में है तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करोगे आप तो -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3 से जब करोगे तो 12 की जगह माइनस का 9 रह जाएगा, 10 का पावर -9 रह जाएगा। इसको यहाँ देख लेना कैलकुलेशन में, 72 + 144 कितना हो जाएगा आपका, 426 एंड 7 एंड 4 3, ये हो जाएगा 11 होगा ये, यहाँ 216 208 108 आएगा ये 216। ठीक है, एंड दिस विल बी योर 108। जब इसको 2 से इस 2 से डिवाइड करोगे एंड देन ये 108, तो तभी 9 आएगा ना, यहाँ पर 9 आ रहा है आंसर। सो नाउ 9 विल बी देयर। अच्छा ये पावर जो 12 बची हुई है, ये जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो ये पावर रह जाएगी आपकी 9। तो एक्चुअल में जो आंसर आना चाहिए वो हमारा आना चाहिए 3√3 I कैप + 9 J कैप इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, ये आना चाहिए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, यहाँ -9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर कैरीज -3.6 नैनो कूलम मीटर इनवर्स ऑफ फिक्स्ड नेगेटिव चार्ज। A wire is to be surrounded by uniform cylinder, positive charge this, radius this, coaxial with the wire, the volume charge density rho, ये rho है, p नहीं है, of cylinder is to be selected so that the net field outside the cylinder is 0. Calculate the required positive charge density. देखो अच्छा है क्वेश्चन ये, इसमें बोला एक वायर है हमारे पास, ये वायर है एक हमारे पास यहाँ पर इस तरह से, इसके ऊपर कुछ चार्ज दिया है, कितना नेगेटिव चार्ज है, जिसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, लैम्डा इसको दे रखा है -3.6 नैनो कूलम पर मीटर। ये आपका इसका चार्ज डेंसिटी, माइनस चार्ज है इसके ऊपर, माइनस चार्ज है। इसके चारों तरफ एक सिलेंडर लिया, उसने बोला कि इसके चारों तरफ एक सिलेंडर लिया हमने, जिसकी रेडियस उन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको रेडियस उन्होंने दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर लिया इन्होंने एंड कोएक्सियल विद द वायर, इसकी एक्सिस हमारी वायर के एक्सिस के एकदम कोएक्सियल है। एंड इस सिलेंडर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी रखी जाए, जिससे कि इसके आउटसाइड अगर हम फील्ड देखते हैं यहाँ पर तो ये 0 होना चाहिए। अब देखो आउटसाइड फील्ड 0 होने का मतलब कि सिलेंडर के अंदर कंटेंट जो चार्ज है ये 0 हो जाना चाहिए। भाई आउटसाइड फील्ड 0 होने का मतलब है कि एक जो गॉसियन सरफेस हमारा एक तरह का बन रहा है, तो इस गॉसियन सरफेस में इनक्लोज चार्ज है वो 0 हो जाना चाहिए, या ये कह लो कि इनक्लोज्ड चार्ज डेंसिटी 0 हो जानी चाहिए। चार्ज 0 हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी 0 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर ये समझें कि भाई चार्ज डेंसिटी हमारी नेट चार्ज डेंसिटी 0 हो जानी चाहिए, तो चार्ज डेंसिटी 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, चार्ज डेंसिटी 0 हो जानी चाहिए, तब फील्ड हमारा 0 आएगा। अब 0 होगी कैसे चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है इतनी, बट ये लैम्डा है हमारा, राइट। हमें रो चाहिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है भाई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है आपका वॉल्यूम अपॉन ये चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम को ऐसे भी तो लिख सकते हो, रो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, चार्ज तो चार्ज रहने दो, वॉल्यूम को लिख सकते हो लेंथ इंटू एरिया, और इस Q अपॉन L को क्या लिख सकते हो, लैम्डा। तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन ए, ठीक है, ये हो गया लैम्डा अपॉन ए। सो रो जो आएगा आपका वो कितना आना चाहिए,
लैम्डा अपॉन ए आना चाहिए, और वो भी माइनस की जगह पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी है इसके पास। इतना ही अगर हम पॉजिटिव दे देंगे तो हमारी कहानी जीरो की तरफ टेंट हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया अब ये। माइनस का 3.6 ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बिकॉज सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई, और आर हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 1.5 उसको चेंज कर देना हमारा मीटर में दिस। तो जब इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे पूरी कैलकुलेशन के बाद तो आपको आंसर मिलेगा कौन सा, दिस वन। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अल्टीमेटली करना क्या है, चार्ज डेंसिटी को जीरो करना है। टोटल जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इनसाइड द सिलेंडर दैट मस्ट बी जीरो। वो जीरो कब होगी, जब आप कुछ चार्ज और दोगे, क्योंकि वायर के ऊपर तो चार्ज है ही, चार्ज डेंसिटी है कुछ ऑलरेडी। अब सिलेंडर पर कुछ चार्ज डेंसिटी आप सप्लाई करोगे, चार्ज को सप्लाई करोगे, तब नेट चार्ज जीरो हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि भाई कितना चार्ज देना चाहिए, जितना उस पर नेगेटिव है उसका जस्ट अपोजिट पॉजिटिव दे देना चाहिए। तो वो चार्ज लीनियर था, तो लीनियर को हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया वॉल्यूम में, और वॉल्यूम से फाइनली हमारे पास क्या आया, दिस। तो इतना आपको 5, ये आंसर आएगा 5 माइक्रो कूलम पर मीटर क्यूब आपको चार्ज देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपके कुछ हमारे MCQs थे NCERT एग्जाम्पलर्स से, राइट। एंड इस तरह से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 105 क्वेश्चंस फिनिश कर लिए हैं। 105 क्वेश्चंस इस चैप्टर से कर लिए, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, रीजन असर्शन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर हम लोग कुछ केस स्टडी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लाएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। सो इसमें इतना ही काफ़ी है। इन क्वेश्चंस को आप स्टॉप करके सॉल्यूशन को पहले खुद से करो, देन आप अपना आंसर चेक करो, राइट। उससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। सो मिलते हैं ज़रा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।